हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 सोशल साइंस का चैप्टर द इंडियन गवर्नमेंट करेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 5 सोशल साइंस का कोई और चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोटबुक को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने उस पे क्लास 5 सोशल साइंस का पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। So let's see what all topics we are going to cover today in this video. First, we will understand about Indian government and central government. Then we will learn about Lok Sabha and Rajya Sabha. उसके बाद हम पढ़ेंगे the President and the Prime Minister के बारे में। फिर हम सीखेंगे स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशरी के बारे में। और फिर स्टूडेंट्स आखिरी में हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So let's start with our first topic, Indian government. India has a democratic government. इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। क्या मतलब होता है डेमोक्रेटिक का? It means it is a government of the people, for the people and by the people. I am sure students आपने बहुत बारी सुना होगा कि इंडिया is a democratic country. क्या मतलब होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? इसका मतलब होता है जो ये गवर्नमेंट है ये लोगों ने ही बनाई हुई है। जो लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग चुन के गवर्नमेंट बना रहे हैं। ऑफ द पीपल का ये मतलब है। फिर है फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए बनी हुई है वो गवर्नमेंट, लोगों के लिए काम करने के लिए बनी है। फिर है बाय द पीपल, जैसे कि मैंने बोला कि लोग ही चूज करते हैं, लोगों ने बनाई है ये गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब लोग कैसे चूज करते हैं? इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न द कंट्री। तो डेमोक्रेसी में होता है कि जो लोग होते हैं उनको वोट करने का राइट होता है। वो वोटिंग के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री को गवर्न करते हैं, कंट्री को चलाते हैं। अब किन लोगों के पास ये राइट टू वोट होता है? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर अबव 18 इयर्स ऑफ एज हैव अ राइट टू वोट। जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के और उनमें से जो 18 इयर्स की एज के अबव हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। ठीक है, 18 इयर्स से ऊपर आप वोट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्रीज को, जो हमारी इंडिया, जो हमारी कंट्री है उसको गवर्न करते हैं। तो ये मतलब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, दैट द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ये किसके अकॉर्डिंग काम करती है? ये काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट काम करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर अ गवर्नमेंट एट द सेंटर which is known as central government and one in each state which is known as state government. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कहता है कि एक तो सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए, जो पूरे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और होती है कि हर एक स्टेट में, जितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, वहां पे हर एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government looks after the functioning of the whole country. It is also referred to as the union government. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। और उसका क्या काम होता है? वो पूरी कंट्री की फंक्शनिंग देखती है, पूरी कंट्री का काम देखती है कि क्या क्या करना है पूरी कंट्री के लिए। Its main offices are located in New Delhi. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। इट मेक्स लॉज एंड मेक्स श्योर
that these laws are put into force in the whole country. तो अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो वो पूरी कंट्री में लागू होएगा वो लॉ। ये नहीं है कि वो किसी एक स्टेट के लिए बना रही है, वो जो लॉज बनाती है वो पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होते हैं, पूरी कंट्री में अप्लाई करे जाते हैं, हमारी पूरी इंडिया में। चाहे वो लेट्स से चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो केरला है, सिक्किम है, गुजरात है, राजस्थान है, सभी स्टेट्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो सभी स्टेट्स में अप्लाई होंगे। एंड द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इज द पार्लियामेंट। और ये लॉज कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं पार्लियामेंट में। वो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उसे कहते हैं पार्लियामेंट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है पार्लियामेंट, ये न्यू बिल्डिंग है पार्लियामेंट की एंड इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो ये लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी गवर्नमेंट की। लेट्स लर्न अबाउट पार्लियामेंट नाउ। द पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो स्टूडेंट्स पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड देन इट हैज टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट नहीं लिखा है बट प्रेसिडेंट ही सबसे ऊपर होता है पार्लियामेंट में। तो प्रेसिडेंट होता है और ये दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये अभी मैं इन दोनों हाउसेस के बारे में अभी आपको और डिटेल में समझाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव वन द इलेक्शंस फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यानी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन जीत लिया है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो मेंबर्स बनते हैं पार्लियामेंट के। तो स्टूडेंट्स अब आपको इस सेंटेंस में काफी न्यू टर्म्स दिख रही हैं, कैंडिडेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मेंबर्स, ये अभी सब कुछ ये मैं आपको समझाने वाली हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हम लोकसभा के बारे में पहले अच्छे से समझते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है ऑफ द पार्लियामेंट। The Lok Sabha can have a maximum of 552 members. अब ये क्या है कि लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राइट? अब कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने पॉसिबल है? 552 members. The members of this house are directly elected by the people for a term of 5 years. अब लोकसभा के मेंबर्स कैसे बन सकते हैं? ये जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो इलेक्ट होते हैं। कौन इलेक्ट करता है उन्हें? हम लोग, जो कॉमन पीपल हैं, हम लोग, हम इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। अगर कोई इलेक्ट होता है मेंबर तो वो 5 इयर्स तक लोकसभा का मेंबर रहता है और इसी वजह से लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। यही मैंने यहां लिखा है, ड्यू टू दिस रीजन ओनली लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। और ये मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? ये लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था कि सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 18 इयर्स ऑफ एज कैन वोट। तो वो इलेक्शन में वोट करते हैं और जो पर्सन कैंडिडेट जीतता है वो मेंबर बनता है लोकसभा का। यही मैंने यहां लिखा है, members of Lok Sabha are chosen by conducting general elections every 5 years. तो लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें जनरल इलेक्शंस कहा जाता है और 5 साल के बाद होते हैं। हर 5 साल के बाद ये इलेक्शंस होते हैं जिन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है और जो कैंडिडेट्स उनमें जीतते हैं वो बनते हैं मेंबर्स लोकसभा के। तो देखिए ये इंडिया का मैप है, राइट? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टर्म पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो सारे स्टेट्स को नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये राजस्थान है पूरा और जैसे कि आप इधर देख सकते हैं उसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। ये छोटी छोटी दिख रही है ना आपको, ये बने हुए हैं इधर, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो यहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंडिडेट्स खड़े होंगे, ठीक है, जो बनना चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं, अलग अलग पार्टी से वो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हमें वोट करो। अब हम लोगों के पास राइट है वोट का कि हम किस पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें,
ठीक है, जाते होंगे, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स वोटिंग के लिए जाते हैं, वो बात करते हैं आपस में, कोई कहता है कि मैं बीजेपी को दूंगा, कोई कहता है कांग्रेस को, राइट, ऐसे ऐसे, कोई कहता है मैं आप पार्टी को दूंगा, ऐसे बात करते हैं। तो यानी वो उनके कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए जा रहे हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होती है, जनरल इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शन में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जो कैंडिडेट होता है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है, और जीतने के बाद वो बन जाता है मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इस तरह से बनते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतना पड़ता है फिर बनते हैं। For general elections, whole country is divided into number of smaller areas called constituencies. तो यही मैंने यहाँ पे आपको बात बताई है कि जनरल इलेक्शंस के लिए पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे एरियाज में, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। And the person who gets highest number of votes in the elections is elected as a member of parliament from that constituency. यानी जो पर्सन, जो कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट वोट मिले हैं इन इलेक्शंस में, अब वो बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी। आपने न्यूज चैनल्स में कई बार सुना होगा ये टर्म एमपी, इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी वो मेंबर बन गया है अब किसका, लोकसभा का। कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतने के बाद वो मेंबर बन जाता है लोकसभा का, उसे कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट राज्यसभा, जिसे कहा जाता है अपर हाउस। इट इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है। लोकसभा हो गया लोअर हाउस और राज्यसभा हो गया अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। एंड राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 250। काफी कम होते हैं ये लोकसभा से, वहां पे 552 था, यहाँ पे है 250 मेंबर्स। अब ये मेंबर्स कैसे चूज करे जाते हैं? द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब राज्यसभा के जो ये मेंबर्स हैं, ये जो 250 मेंबर्स हैं, ये हम लोग इलेक्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम इलेक्ट नहीं करते हैं। तो कौन करता है इनको इलेक्ट? 238 members are elected by state legislative assemblies and union territory. 250 में से 238 members इलेक्ट करे जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। अब यहाँ पे आपको फिर से नई टर्म्स दिख रही हैं, ये दोनों न्यू टर्म्स हैं आपके लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी। इनके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको अभी आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अब बाकी के जो बचे मेंबर्स हैं, यानी जो 12 मेंबर्स बच गए, दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हें कौन नॉमिनेट करता है? उन्हें नॉमिनेट करता है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो। ये अलग अलग फील्ड से, जो अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुके होते हैं, वो होते हैं ये 12 मेंबर्स। इन्हें नॉमिनेशन मिलती है हमारे प्रेसिडेंट से, राइट। अच्छा, एक पॉइंट स्टूडेंट्स में आपको बीच में ये रह गया मेरा। ड्यू टू दिस रीजन राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये जो 238 मेंबर्स हैं, जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी इनको इलेक्ट करती हैं, इस वजह से राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो 2-3 नाम हो गए राज्यसभा के, क्या क्या हो गए? एक तो राज्यसभा तो है ही, फिर अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो गया और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी हो गया, ठीक है। Now both the members of Lok Sabha and Rajya Sabha are known as MPs or members of Parliament. तो दोनों के, लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स, इन सभी को MPs कहा जाता है, यानी members of Parliament. And members of Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. जो इसके मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो 6 साल के लिए इलेक्ट करे जाते हैं। लोकसभा में हमने देखा था जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, पर राज्यसभा के मेंबर्स 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, उनकी टर्म कहलाती है 6 इयर्स। एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दोनों हाउसेस के बारे में, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं पूरी कंट्री के, वो सबसे ऊपर होते हैं, उन्हें ही हेड माना जाता है पूरी कंट्री का, ठीक है। एंड द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करे जाते हैं? जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ये सब मिलके इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। वही इनकी भी वोटिंग होती है, उन वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते हैं ये प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years। और प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 साल के लिए इनकी टर्म होती है 5 years की। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या क्या फंक्शंस होती हैं? सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट आर, फर्स्ट, he appoints the chief election commissioner, the chief justice of India, governor for each state and other important officers। तो वन ऑफ द मेन फंक्शन प्रेसिडेंट की होती है कि वो हायर रैंकिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उनके जो कमिश्नर हैं उन्हें कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें अपॉइंट करते हैं। फिर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट जो कोर्ट है इंडिया की, वहां पे अपॉइंट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। फिर है गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के, इंडिया के हर एक स्टेट पे एक गवर्नर अपॉइंट होता है, वो सभी अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, तो एक ये बहुत बड़ी फंक्शन है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज he is the supreme commander of the defense forces of India। प्रेसिडेंट खुद सुप्रीम कमांडर हैं, किस चीज के? हमारी जो डिफेंस फोर्स है इंडिया की, उनके। नेक्स्ट, इट इज ओनली आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट दैट अ लॉ कैन बी फाइनलाइज्ड। तो जब कोई न्यू लॉ बनाना होता है वो जब ही फाइनलाइज होता है जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं, यानी उनकी परमिशन के बिना कोई लॉ फाइनलाइज नहीं हो सकता। तो ये है मेन फंक्शंस ऑफ आवर प्रेसिडेंट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज वन इन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो जनरल इलेक्शंस में स्टूडेंट जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है उसे अपॉइंट करा जाता है एज प्राइम मिनिस्टर। और वो कौन अपॉइंट करता है? वो अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है, राइट? इलेक्ट नहीं हो रहे वो, उन्हें अपॉइंट करा जाता है। नेक्स्ट, the prime minister is the most powerful person in the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोस्ट पावरफुल पर्सन कहलाते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चीफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो चीफ हेड माने जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। Some of the main functions of the Prime Minister are, first, he chooses ministers who will help him in the governance of the country। तो सबसे पहली मेन फंक्शन जो प्राइम मिनिस्टर की है वो है कि वो मिनिस्टर्स को चूज करते हैं जो उनकी हेल्प करेंगे कंट्री को चलाने में। नेक्स्ट, there are various departments of government such as health, defense and railways। The Prime Minister decides who will head these departments। तो हमारी गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है हेल्थ का डिपार्टमेंट होता है, डिफेंस का, रेलवेज का, एजुकेशन का, फाइनेंस का, टूरिज्म का, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि ये हर एक डिपार्टमेंट कौन कौन चलाएगा, उनका हेड कौन होगा, तो वो
उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं इन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। और एक मेन फंक्शन प्राइम मिनिस्टर की ये भी होती है कि वो चीफ एडवाइजर की तरह एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। उनके चीफ एडवाइजर होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा functions of prime minister. Now our next topic is state government. Every state of India has its own state government which makes laws for the state. तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है पूरी इंडिया के लिए। वो जो भी लॉ बनाएगी वो अप्लाई होगा पूरी इंडिया में। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हर स्टेट की, इंडिया के हर एक स्टेट में एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है। वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए लॉज बनाती है। वो जो लॉ बनाएगी वो अपने स्टेट के लिए बनाएगी। ठीक है, वो लॉज बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया में अप्लाई नहीं होंगे। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने स्टेट के लिए काम करती है और हर एक स्टेट के पास अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। Most states of India have one house. अब ज्यादातर जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें एक हाउस होता है। उस हाउस को क्या कहते हैं? वो हाउस है विधानसभा, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनमें दो हाउसेस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं, और एक और हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर स्टेट्स में तो एक ही हाउस है विधानसभा, पर कुछ ही स्टेट्स हैं जिनमें दो हाउसेस भी हैं, विधानसभा एज वेल एज विधान परिषद। विधानसभा को स्टूडेंट्स कहा जाता है लोअर हाउस और विधान परिषद को कहा जाता है अपर हाउस। उसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। अब आइए हम समझते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ स्टेट बाय वोटिंग। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो भी इलेक्ट करे जाते हैं, वो भी हम लोग की वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं। जो उस स्टेट के लोग होंगे वो वोट करेंगे इलेक्शंस में, और जो भी जीतेगा वो पार्ट बनता है, वो मेंबर बनता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। यही मैंने यहां लिखा है दैट स्टेट असेंबली इलेक्शंस, दैट इज विधानसभा, आर कंडक्टेड टू इलेक्ट इट्स मेंबर्स। दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने बात करी थी जनरल इलेक्शंस की। वो क्यों होते हैं? वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चूज उसको बनाने के लिए हमने जनरल इलेक्शंस के बारे में समझा था। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस यानी विधानसभा इलेक्शंस की। इसमें हम वोट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, और जो भी पार्टी ये इलेक्शन जीतती है वो इलेक्ट होती है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट। The candidate who wins the elections from its constituency is elected as a MLA or member of legislative assembly. तो जो कैंडिडेट्स जीतते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई थी ना कि इलेक्शन के लिए कैसे उनको पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और हर एक से अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। तो जो भी पार्टी का वो कैंडिडेट जीतता है वो बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए। एंड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर बाय गवर्नर। और जो मेजॉरिटी पार्टी यानी जो पार्टी इलेक्शन में जीतती है उसका जो लीडर होता है वो अपॉइंट करा जाता है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। और कौन अपॉइंट करता है? उसको गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। जो उस स्टेट का गवर्नर होता है वो उस लीडर को अपॉइंट करता है एज चीफ मिनिस्टर। तो यही दो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में।
एक गवर्नर और एक चीफ मिनिस्टर। The governor of a state is appointed by President of India. तो जैसे कि हमने फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं हर एक स्टेट का गवर्नर। नाउ नेक्स्ट, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट बट रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के हेड कहलाते हैं, बट असली पावर जो होती है वो चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है। हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके पास रियल पावर होती है, और जबकि गवर्नर कहलाए जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट। एंड द चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट्स मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम इन द गवर्नेंस ऑफ स्टेट। तो जो ये चीफ मिनिस्टर होता है ये अपॉइंट करते हैं आगे मिनिस्टर्स को। कौन से मिनिस्टर्स को? जो उनको हेल्प करेंगे उनकी स्टेट गवर्नमेंट चलाने में। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि भी कहीं फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का है, ट्रांसपोर्ट का है। ऐसे ही हर एक स्टेट में भी ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनको चलाने के लिए जो हेड चाहिए होते हैं उन्हें चूज करता है चीफ मिनिस्टर। तो ये सब हमने पढ़ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे जुडिशरी के बारे में। द जुडिशरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो जुडिशरी है ये बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का। क्या रोल होता है जुडिशरी का? द मेन रोल ऑफ जुडिशरी इज टू मेक श्योर दैट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर पुट इनटू फोर्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट होती है वो लॉज बनाती है। अब लॉज तो पार्लियामेंट ने बना दिए, उन्हें इंप्लीमेंट भी करवा दिया, पर क्या वो लॉज फॉलो हो रहे हैं? उनके ऊपर चेक कौन रखता है? अगर कोई उनको ब्रेक करता है उन लॉज को, चाहे वो कोई आदमी हो, पर्सन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक्स दैट लॉ देन दे आर पनिश्ड बाय कोर्ट्स। अगर कोई इनको ब्रेक करता है, उन लॉज को फॉलो नहीं करता, तो उनको पनिशमेंट मिलती है। किससे? कोर्ट से। कोर्ट में केस चलता है और ऐसे लोगों को पनिश करा जाता है। ये सब जुडिशरी के अंडर आता है। इन इंडिया वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी इंडिया में हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट cannot influence the decision taken by the courts. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना ही पार्लियामेंट और ना ही प्रेसिडेंट, इन तीनों में से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता डिसीजंस जो कोर्ट लेता है उनके फैसलों को। इन तीनों का कोई रोल नहीं होता, इनकी नहीं चलती। जो भी कोर्ट के फैसले होते हैं उन्हें माना जाता है। लाइक गवर्नमेंट, The judiciary also has different levels. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने गवर्नमेंट में देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट भी होती है। लोकल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, आगे जाके आपको बताया जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि आता है आपका ये एमसीडी हो गया, अर्बन एरिया सिटीज वगैरह में हमारे एमसीडी होता है और रूरल एरियाज में होता है ग्राम पंचायत। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के जैसे 3 लेवल्स होते हैं, जुडिशरी के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जुडिशरी के डिफरेंट लेवल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट कंट्री लेवल। इसका मतलब है कि जो एक पूरी कंट्री की एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है और वो हाईएस्ट है, सबसे सुप्रीम वो ही है। फिर हाई कोर्ट होती है विच इज हाईएस्ट कोर्ट एट स्टेट लेवल। देखिए हर एक स्टेट की अपनी एक कोर्ट होएगी, उसे कहेंगे हाई कोर्ट। ये स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है। तो हर एक स्टेट की एक अपनी हाई कोर्ट होती है, जैसे कि महाराष्ट्र की एक हाई कोर्ट होगी, राजस्थान की एक अपनी हाई कोर्ट होगी, केरला की एक अपनी हाई कोर्ट होगी, ऐसे। पर पूरी कंट्री की एक ही सुप्रीम कोर्ट होगी। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो स्टूडेंट्स, जो एक स्टेट होता है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। जैसे कि आप जहां रहते हैं वहां पे एक आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है आपकी स्टेट की वहां पे एक अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, ठीक है, जिन्हें हम लोकल कोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं जुडिशरी के। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है इसमें मैक्सिमम 33 जजेस होते हैं और इनके अलावा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है। तो इन टोटल सुप्रीम कोर्ट के पास 34 जजेस होते हैं। Another important point is that Supreme Court gives final judgment in any case. इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, जो उनकी वर्डिक्ट होती है, वो ही फाइनल होती है हर एक केस में। इसका मीनिंग समझने के लिए एक बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई सपोज करिए कि आपका कोई कोर्ट केस है तो वो सबसे पहले जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो आपके पास जो आपकी लोकल कोर्ट होती है वहां जाता है। अगर आप उसकी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट में फिर वो केस लड़ा जाएगा। अगर हाई कोर्ट में भी आप उसकी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। पर अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जो उसकी जजमेंट होगी, वो फाइनल होगी। वो आपको चाहे पसंद आए, आपके फेवर में हो या ना हो, उसकी जजमेंट को फाइनल जजमेंट कहा जाए। तो ये सब हमने पढ़ा जुडिशरी के बारे में। अब स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री इज कॉल्ड एज डैश। तो जो हमारी कंट्री की लॉ मेकिंग बॉडी है उसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली या फेडरल असेंबली? आंसर इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ डैश मेंबर्स। लोकसभा के कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? 250 या 552? आंसर इज 552। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें कितने साल के लिए इलेक्ट करा जाता है? उन्हें कितने साल के लिए? 6 ईयर्स के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज आर डैश। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे क्या थे? वो हमारे प्रेसिडेंट थे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय डैश। कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? इज इट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर और गवर्नर? आंसर इज प्रेसिडेंट। And the last one is dash is also called as lower house of parliament. पार्लियामेंट के लोअर हाउस को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, विधानसभा या विधान परिषद? आंसर इज लोकसभा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके लिए बहुत जरूरी है ये चैप्टर को समझना। तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.